हेलो दोस्तों। बढ़िया साहब। क्या हाल है? मस्त। पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है? चलो अच्छी बात है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का। और जिसका नाम है क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। कि लेंथ मास और टाइम को एक्चुअली में मेजर कैसे किया जाता है, इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट ये चल रहा है, सब जानते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो आई बटन पे दे रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले वो चैप्टर देख लेंगे, मतलब वो लेक्चर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ आए तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके नोट्स बनाते चलना प्रॉपर वे में, क्योंकि क्लास 11th के लिए तो अच्छा चैप्टर है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा चैप्टर है। और कंपटीशन में जो इसका पार्ट आता है वो आ गया है, जो डायमेंशनल एनालिसिस हुआ, एरर एनालिसिस हुआ, ये सारी चीजें कंपटीशन में आती है। तो कराई सब जाएगी। फिलहाल ये तो बेसिक थ्योरीज है जो चल रही है, और ये टॉपिक कवर कराने भी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, मास को कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। जबकि पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लेंथ क्या है, मास क्या है, और टाइम क्या चीज है, और यहां इन्हें मेजर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह से हैं कि लेंथ को मेजर कैसे करेंगे। लेंथ को मेजर करने के देयर आर टू मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है लार्ज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। फोर्थ में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, और फिफ्थ में पढ़ेंगे क्या? मेजरमेंट ऑफ टाइम। कि मास को कैसे मेजर किया गया, टाइम को कैसे मेजर किया गया, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। खैर कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करना भाई मेरे साथ साथ, ठीक है ना? चलिए भाई। खैर बात करते हैं हम सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? तो देखो भाई, लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कितना। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लेंथ है, और मिनिमम टू मिनिमम कितनी लेंथ है। मतलब दुनिया में सबसे छोटी से छोटी से छोटी से छोटी से छोटी डिस्टेंस कितनी है, और बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से डिस्टेंस कितनी है। तो बड़े से बड़ा इस दुनिया में क्या है? यूनिवर्स। और छोटे से छोटा क्या है इस दुनिया में? न्यूक्लियस। या बात तो सही है, एटम, एटम का न्यूक्लियस। तो सबसे छोटा साइज तो न्यूक्लियस का हुआ, और सबसे बड़ा साइज यूनिवर्स का हुआ। तो लेंथ का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, वो क्या है लेंथ का? जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, वो तो है हमारे पास 10 टू द पावर 55 मीटर। देख रहे हो, 10 टू द पावर 55। मतलब इतना इतना ज्यादा लार्ज, इतना ज्यादा लार्ज कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये साइज है किसका? यूनिवर्स का। साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का साइज है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट किसका होगा भाई? 10 टू द पावर -14 मीटर। और ये किसका होगा? समझ गए होगा तो यार, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई ये तो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ना। तो देख लो 10 टू द पावर 55 कितना बड़ा साइज है। मतलब इतना बड़ा साइज है कि स्केल से तो मेजर ही नहीं कर सकते। जबकि अब तक तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर हम साइज तो स्केल, वो लेंथ तो स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो बेटा स्केल से कितनी लेंथ मेजर कर लोगे? 1 मीटर तक ही तो मेजर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स इतना। अब 10 टू द पावर 55 का मतलब समझ रहे हो तुम? ये यूनिवर्स का साइज है। इसे मेजर करने के लिए क्या चाहिए? किससे मेजर करोगे? कोई इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास? नहीं। ऐसे ही 10 टू द पावर -14, मतलब इतना छोटा सा साइज जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा, उसे मेजर कर लोगे क्या स्केल से? नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड के हेल्प पे हम लेंथ को, मतलब लार्जेस्ट लेंथ और स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर कर लेते हैं। और वो डायरेक्ट मेथड से तो होगी नहीं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि स्केल लो और स्केल रख दो यहाँ पे और मेजर कर लो, तो वो तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से तो स्पेसिफिक रीजन में तुम मेजर कर सकते हो लेंथ को। और इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से तुम बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, छोटी से छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो यही बात करते हैं हम क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो हो गई, तो लिखेंगे देयर आर, देयर आर फॉलोइंग, देयर आर
following indirect method to measure लेंथ मेजर करने के थोड़े से कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब देखो कैसे। पहला पहला हमारे पास जो मेथड है वो है रिफ्लेक्शन मेथड। अब देखो ये कितना कमाल का मेथड है। हम कैसे मेजर करते हैं बड़ी लार्ज डिस्टेंस। मान लो हमें किसी माउंटेन की डिस्टेंस मेजर करनी है ना, कि हमारे पास यहां से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब उस पहाड़ की डिस्टेंस मेजर करनी है कि वो पहाड़ कितनी दूरी पर है। अब कैसे मेजर की जाए, ये तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है, स्केल तक रख के भी नहीं जा सकते वहां तक। तो वहां यूज होता है रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन साउंड मेथड, रिफ्लेक्शन साउंड आएगा, रिफ्लेक्शन साउंड मेथड। अब देखो ये कितना बढ़िया, एक जगह पे खड़े खड़े तुम आराम से निकाल सकते हो। ये इस मेथड में क्या किया जाता है कि हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है, मान लो ये एक माउंटेन है भाई, ये रहा माउंटेन। अब तुम यहां पे खड़े हो, बहुत दूरी पे खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक गन है। तुम्हारे हाथ में क्या है बच्चों, एक गन है भाई, देखो ये गन है, ये ट्रिगर है इसका। अब तुम इस गन को लेकर के खड़े हो। अब ये माउंटेन कितनी दूरी पर है ये पता लगाना है। तुमने क्या काम किया, गन से फायर किया। अब जैसे ही गन से फायर किया तो बुलेट निकली, बुलेट निकल के जाएगी तो गन से साउंड निकलेगी, साउंड वेव। और साउंड वेव निकल करके इससे टकरा करके वापस गन की तरफ को आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी जहां पे तुम खड़े हो। इको होता है ना, इको, कि जब आवाज करते हो तुम मीना तो सब जगह आवाज आती है, मीना मीना मीना, बबीता बबीता बबीता, ऐसा आवाज आती नहीं आती है। जब किसी माउंटेन से किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हो तो यही तो वो है। यहाँ क्या होता है कि जब तुम गन से शॉट करोगे, फायर शॉट करोगे तो साउंड निकलेगी यहां से और इससे टकरा करके वापस आ जाएगी, यहाँ आएगी तो है ही। तो अब यहाँ जो पर्सन खड़ा है वो टाइम इंटरवल मेजर करेगा कि भाई किस टाइम तुमने गन छोड़ी। मान लो T1 टाइम में तुमने बुलेट फायर की और T2 टाइम में तुम्हारे पास आवाज आई लोड करके। और साउंड की स्पीड तुम जानते हो 330 मीटर पर सेकंड होती है। और हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें मेजर क्या करनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक बात तो बताओ, यहाँ पे टाइम को जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा। देखो जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा। हमें जब भी तो आवाज आएगी तो हमें क्या करना है, हमें तो जाने का टाइम देखना है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। आने का क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मान लो जाने आने में 10 सेकंड लगे तो हमें तो 5 सेकंड चाहिए ना। जितना टाइम जाने में लगा होगा उतना टाइम आने में तो आधा कर दिया। तो यहाँ से हम डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं। बस अपने पास वॉच रखो और आराम से गन फायर करो, टाइम देख लो कितने देर में वापस आवाज लौट करके आई। स्पीड और साउंड जानते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर देना 2 से और तुम्हारे पास निकल जाए। कितना बढ़िया मेथड है ये, इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ को मेजर करने का या डिस्टेंस को मेजर करने का। खैर सेकंड मेथड है हमारे पास, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हमारे पास होगा यहाँ पे, कौन सा मेथड है भाई, टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट। अब शीट की थिकनेस, एक मेटर की शीट है तो उसकी थिकनेस को मेजर करने का कौन सा तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम ऐसे ही तरीका अपनाते हैं साउंड वाला। होता क्या है कि मान लो हमारे पास ये शीट है, ये देखो ये एक शीट है, ये देखो इसकी थिकनेस है। यहाँ शीट है एक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ओ है। अब तुम यहाँ से रेडियो सिग्नल देते हो, जैसे ही तुम यहाँ से ए पॉइंट से रेडियो सिग्नल दोगे तो वापस टकरा करके ओ से बी पे आ जाएगा, ए से टकरा करके बी पे आएगा। तो तुम क्या करोगे, इस रेडियो सिग्नल की स्पीड तुम्हें पता है ना, सिग्नल है ना ये तो लाइट की स्पीड से चलते हैं और टाइम तुम्हें पता है आने जाने का। तो तुम्हें तो जाने का टाइम लेना है क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचेगी तो शीट की थिकनेस मिल जाएगी ना। मान लो यहां से आकर के यहां आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। तो तुम्हें तो यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड का टाइम चाहिए। तो फिर वहीं से s इज इक्वल टू वेलोसिटी किसका जाएगी, रेडियो सिग्नल की जो कि लाइट की स्पीड से चलती है, c इंटू टी अपॉन 2। यहां से हम किसी मेटल शीट की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। लोग कितना बढ़िया है यार, मस्त है ना एकदम, क्या दिक्कत आ रही है, आराम से मेजर कर सकते हैं। ऐसी थर्ड मेथड है हमारे पास सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का मतलब सुना है ना, सोनार मेथड, SONAR। दो चीजें होती है, सोनार एंड रडार। सोनार एंड रडार, सोनार मतलब साउंड और एसओ का मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग।
साउंड की नेविगेशन की मदद से रेंज कैलकुलेट करना। रेंज मतलब डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो सबमरीन्स होती है हमारे पानी में, वो जब चलती हैं यार, जहाज चलते हैं, तो आगे कोई बड़ी सी पहाड़ी है या चट्टान तो नहीं है पानी में, कैसे पता चलेगा? पानी के अंदर दिखाई तो कुछ देता नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? तो वहां क्या करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के हेल्प से ये जो हमारे पास सबमरीन है वो सिग्नल भेजती है, सिग्नल भेजती है। अब अगर वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए तो इसका मतलब सामने कोई चीज है जिसे टकरा कर वापस आए, और अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आए तो सामने कोई चीज ही नहीं है यार, सिग्नल सीधे चले जाएंगे। और जो रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके आए तो टाइम इंटरवल तो पता चली जाएगा, वो टाइम इंटरवल नोट कर लो। मान लो यहां से जाने और आने में वही 10 या 20 सेकंड लगे, तो जाने का टाइम देख लो कि 10 सेकंड, 20 का आधा 10 सेकंड, तो भाई 10 सेकंड तो टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट साउंड की जो स्पीड होती है, जो सिग्नल भेजने की स्पीड होती है, वो यहाँ पुट कर देंगे। वहां से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कोई पहाड़ी या कोई चट्टान जो पानी के अंदर है वो कितनी दूरी पर है, जिससे सबमरीन को टकराने से बचाया जा सके। तो कितना बढ़िया मेथड है यार ये, है ना? तो बात वही है, ये सबमरीन्स के लिए यूज होती है। जैसे पानी में सबमरीन्स हमारे पास, यहाँ पे मान लो कोई क्या है, बर्फ का टीला है या चट्टान आ गई वही ऊपर ही ऊपर, है ना, आ सकती है। और यहाँ हमारे पास क्या है, ये सबमरीन्स रहती है इस तरह की। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं साउंड का, और टकरा करके ये अगर वापस आ जाता है, तो बात वही है, मेथड सारी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2 लगा करके हम आराम से इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं कितनी दूरी पर वो चट्टान या वो पार्टिकल या वो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसी एक चीज होती है रडार। रडार से क्या होता है, रडार से प्लेन, जो प्लेन उड़ते हैं, इनका पता लगाया जाता है कि किस रेंज में है। अब मान लो रडार में तुमने देखा होगा टावर्स खड़े होते हैं थोड़े थोड़े इस तरह से, कुछ टावर्स से खड़े होते हैं इस तरह से रहते हैं, और यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, इस तरह से सिग्नल भेजते हैं स्पेस में। चलो जा रहे हैं सिग्नल, कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्क्रीन देखी होती है, कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई प्लेन नहीं है, आसमान साफ है, मैदान साफ है, तो सिग्नल जाते चले जाएंगे स्पेस में, यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी इस स्क्रीन पे। लेकिन अगर कोई चीज आ गई, कोई प्लेन इन सिग्नल के बीच में आया, तो ये जो साउंड वेव चल रही है, जो सिग्नल चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में या रेडियो सिग्नल की फॉर्म में, ये जहाज से टकराकर वापस आ जाएंगे। और जब जहाज से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होंगे तो इसमें तो हलचल होगी कुछ, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि भाई कोई जहाज या कोई चीज आई है, और आराम से उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर जहाज है, कोई टाइम इसी मेथड से, इसे रडार बोलते हैं। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है, कि किसी चट्टान की ऊंचाई फाइंड करना, हाइट, किसी पहाड़ की हाइट फाइंड करना, बहुत दूर दूर जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करना, वो कैसे मेजर करेंगे? तो यहां उसी की बात करनी है। देखो चलो भाई, बढ़िया बात है, ये तो नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं हम। अभी मेथड खत्म नहीं हुए हैं, समझे? अभी कोई मेथड खत्म नहीं हुआ, अभी सारे मेथड यहीं पे है, कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ लेंथ की बात करें, ऐसे मास फाइंड करेंगे, ऐसे ही किसको फाइंड करेंगे, टाइम को मेजर करने का तरीका सीखेंगे, बस कहानी खत्म, फिर लेक्चर खत्म। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम यहाँ किसकी, मान लो कोई चट्टान है, चलो कोई पहाड़ी है, कोई हिल है, यहाँ पे है, और यहाँ से हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लो कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, वो उसकी ऊपर की चोटी को देख रहा है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट है मान लो यहाँ पे, है ना? तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा। लो, तो यहाँ से एच कोट थीटा, ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं क्या, टू फाइंड हाइट ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स, पहाड़ों की हाइट मेजर की जाती है भाई इस मेथड से। पहाड़ों की हाइट, ये पहाड़ है ना, पहाड़ की हाइट फाइंड कर सकते हैं, या पहाड़ से डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस तो देखो, यहाँ से तुम कदम चला चला के मेजर कर लोगे, है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लोगे, इस मेथड से मेजर कर लोगे। या तुम्हें हाइट मेजर करनी है, तो हाइट मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कर सकते हैं भाई, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है, इस हाइट को मेजर करने के लिए तुम्हें डिस्टेंस चाहिए। अब कभी कभी तो तुम जाकर के मेजर कर लेते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, कभी कभी तुम जा नहीं सकते पहाड़ तक, माउंटेन तक पहुंच नहीं सकते, तो कैसे मेजर करेंगे हाइट, हमें माउंटेन की हाइट तो मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो वहां देखो एक मेथड पता लगाया जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है। मान लो रिवर है, एक नदी है, नदी के दूसरी तरफ कोई पहाड़ है, और उसकी तुम्हें हाइट फाइंड करनी है,
तो नदी पार तो कर नहीं सकते, मान लो वो नदी पार ही नहीं कर सकते तुम, तो कैसे मेजर करोगे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि बीच में नदी आ रही है। तो यहाँ से हम नदी के किनारे पे खड़े हो जाते हैं ए पॉइंट पे, मान लो यहाँ से θ1 एंगल बनाता है, और दूसरे पॉइंट पे पीछे जाकर के बी पॉइंट पे, और यहाँ से मान लो कितना एंगल बनाता है, θ2 एंगल बनाता है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लो x हो, और हाइट कितनी हो इसकी h हो, तो अब यहाँ से हम आराम से मेजर कर सकते हैं। टोटली क्या कर सकते हैं, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ये θ1 ये θ2 कह दो, θ2 क्या हो जाएगा tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है देखो टोटल डिस्टेंस ये मान लो कितना, ये टोटल मान लो हमारे पास s मान लो, तो कितनी बचेगी s माइनस एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा h अपॉन टोटल s, और ऐसे tan θ1 की बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा h अपॉन s माइनस एक्स। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, s की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेट करके डिवाइड करके जो भी करना हो तुम्हें, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यार कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, तो आराम से इनडायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं लार्जेस्ट डिस्टेंसेस। चलिए बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब इस पैरेलैक्स मेथड की मदद से हम दूर बैठे स्टार्स जैसे कि मून या सन, इतनी दूर तक की डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, है ना कमाल की बात, मतलब दूर दूर के स्टार्स के डिस्टेंस तक को मेजर कर सकते हैं हम, किससे, पैरेलैक्स मेथड से, अर्थ पे खड़े खड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। अब कैसे भी सर बताओ जरा, तो बिल्कुल बताएंगे। मान लो हमारे पास टू मेजर डिस्टेंस ऑफ मून, मान लो मून की डिस्टेंस मेजर करनी है हमें, तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी अर्थ है, ये मून है ना, है तो है ही। अब चूंकि बहुत दूरी है, दूरी काफी है, अभी पैरेलैक्स मेथड नहीं स्टार्ट हुआ, अभी मून तक की डिस्टेंस पता लगा रहा है, क्योंकि मून से भी दूर दूर स्टार्स है जैसे सन, तो उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे हम यहाँ। तो मान लो ये पॉइंट ए हुआ, और ये पॉइंट कौन सा हुआ, बी हुआ। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो आर के एक एंगल बनाएगा थीटा, और इसे आर के रूप में कह दो एल, और ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस एस हो जाएगी। तो अगर मैं एंगल मेजर कर लूं, एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क ही तो चाहिए मुझे, वो आर्क तो है, रेडियस ही तो चाहिए मुझे, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन एंगल थीटा। अब तुम कहोगे सर एंगल कैसे मेजर करेंगे, यार एंगल मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एंगल तो बहुत जरा सा होगा, ये छोटा सा, जब बहुत दूर चीज होती है ना, तो वो जरा सा मूव तभी करती है जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लेते, मतलब एंगल तो मूव ही नहीं करेगा, ये एंगल बहुत ही ना के बराबर होगा। तो जो हम इसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, फिर तो जब स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के वो रेडियस स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी, आर्क को मेजर कर लो बस, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मेथड एकदम, मून की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब मान लो बहुत दूर दराज स्टार्स है जैसे कि सन, अब इसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो इसकी डिस्टेंस मेजर की जाती है पैरेलैक्स मेथड से। इसकी बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड क्या है समझो जरा इस बात को भैया। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, पैरेलैक्स का मतलब होता है थोड़ी त्रुटि, किसी चीज को देखने का एक नजरिया। ये मार्कर है मेरे पास, मैं से एक आंख से देखूंगा तो मुझे इसकी पोजीशन कुछ दिखाई दे रही है, जब दूसरे देखूंगा ये पोजीशन से हटके दिखाई दे रहा। देखो मेरा हाथ वही है, मार्कर वही है, तुम अपनी पेंसिल अपने आगे के अपने हाथ में पेन लेकर के ऐसे करो, और एक आंख से आगे पीछे ऐसे करो, तो तुम्हें इसकी पोजीशन अलग अलग जगह दिखाई देगी। जब मैं ये वाली आंख कर रहा तो यहाँ है, और अब यहाँ पहुंच गई पोजीशन इसकी, अब यहाँ, अब यहाँ, मेरे हाथ के साथ साथ ऐसे 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 मूव हो रही है। मतलब जब मैं आंख अपनी ब्लिंक करता हूँ आइज को, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। इस मेथड को बोलते हैं, इस एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। देखो यहाँ पे और यहाँ, अब यहाँ से टकरा कर कैसे आ रही है लाइट, अब टकरा करके ऐसे जा रही है लाइट, तो ऐसे टकरा करके ऐसे आना या ऐसे टकरा करके ऐसे आना, तो एंगल सब्सटेंड हो रहा है, एक एंगल बन रहा है यहाँ। वो जो एंगल है वो होता है पैरेलैक्स एंगल। वो एंगल मेजर कर लो और तुम्हें आराम से क्या मिल जाएगा, या डिस्टेंस मिल जाएगी। पैरेलैक्स एंगल मेजर करके एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा के हम आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ कुछ होता है ऐसा कि मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ कोई बहुत बड़ा स्टार है पॉइंट ओ पे, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब इस अर्थ पे कोई दो पॉइंट ले लो, E1 एंड E2, ये कोई दो पॉइंट ले लिए हमने। अब हमें तो डिस्टेंस लेनी है। अब डिस्टेंस मेजर कैसे की जाएगी,
डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि अर्थ चक्कर लगा रही है लगातार सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ माना तो 1 महीने बाद देखूंगा पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगा, या 6 महीने बाद देखूंगा पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगा। यार होगा ना ऐसे, क्योंकि अर्थ अपने स्टेशनरी थोड़ी है अर्थ, अर्थ तो घूम रही है, रोटेट कर रही है। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वहां पहुंच जाएगा। तो ये एंगल सबस्टेंड करेगा कोई ना कोई। अब क्वेश्चन ये है कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल मेजर कैसे करेंगे? तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम इससे भी दूर कोई एक स्टार पकड़ लेते हैं, आर्बिटरी स्टार जो इन्फिनिटी पे है। अब मान लो उस स्टार से लाइट आ रही है, यहाँ टकरा करके वहां से यहां लाइट आई इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से टकरा करके वहां पहुंची पॉइंट ओ पे जिसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। अब इसने एंगल सबस्टेंड करा φ1, ऐसे ही यहां से हुआ, इस पॉइंट से वही स्टार इस पॉइंट पे देखो, चूंकि इन्फिनिटी पे है वो स्टार, इन्फिनिटी पे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा यार, दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके तो मिलती है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन कहां जाके मिल रही होगी? इन्फिनिटी पे, मतलब स्टार वो एक ही है जब मिल रही है तो, अरे एक पॉइंट पे जाके मिलेगी तो मतलब स्टार तो वही होगा ना, वही उसी स्टार पे मिल रही होगी जाके। तो ये दोनों लाइन इन्फिनिटी पे जा रही है, तो पैरेलल ले ली हमने, पैरेलल लाइन इन्फिनिटी में मिलेगी, और वो स्टार वहीं बैठा कौन सा? इससे भी दूर का स्टार। हमें तो उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, कोई ना कोई से दूर का स्टार तो मिल ही जाएगा। ठीक, तो यहां गया, अब यहां से लाइट आई, अब फिर से टकराई जाएगी। ये एंगल कितना सबस्टेंड हुआ? φ2। अब इन दोनों का एंगल कितना बनाए? थीटा। हमें तो एंगल चाहिए क्योंकि इस स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है हमें तो थीटा कैसे मेजर किया जाएगा? थीटा इज इक्वल टू इन दोनों एंगल का सम। यार ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच दूंगा यहाँ, तो ये φ1 तो ये φ1, ये φ2 तो ये φ1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अल्टरनेट एंगल है ना, और ये कितना हो जाएगा? φ2 यहाँ से यहाँ। तो थीटा क्या आएगा? φ1 प्लस φ2। वी कैन इजिली कैलकुलेट इट, है नहीं बढ़िया बात? और हम जानते हैं जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान रखना एंगल किस में लेना है? रेडियन में लेना है। और यहाँ से एंगल की वैल्यू तुम्हारे पास भाई φ1 प्लस φ2, और आर्क को क्या मान लेंगे? जो आर्क है ये बहुत छोटी है तो इसे स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे, तो आर्क जो भी एल होगी मान लो ये, और रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेट करना है हमें, जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है आराम से मेजर कर सकते हैं। जो डिस्टेंस है यही तो है, वो आर है मान लो ये, है ना, और ये क्या है? एल है, और ये क्या है? आर है। लो भैया फॉर्मूला आया, ये पैरेलक्स मेथड है, आसान है ना, बढ़िया है। तो ऐसे मेजर कर सकते हैं यार हम बड़ी से बड़ी डिस्टेंसेस को, लार्जर डिस्टेंसेस को आराम से मेजर कर सकते हैं। अब ये तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की बात थी, अब हमें मान लो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे करेंगे? तो बात वही है, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए? मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी 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 डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो देखना है। अभी तक हमने इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए देखा? बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब यार छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, जैसे कि मान लो हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस पता लगाना है। क्या? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ जो यूज होती है वो होती है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है? एवोगैड्रो ने बताया था, क्या बताया था एवोगैड्रो ने? कि 1 ग्राम के मॉलिक्यूल में जो एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं वो उसका 2/3 होती है टोटल वॉल्यूम का। मतलब जैसे कि हमारे पास है कोई, क्या है? 1 ग्राम एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है छोटे छोटे, ये एटम्स है। ये एटम जब तुम्हें पता है यहाँ इसके अंदर भरे हुए हैं तो थोड़ा बहुत स्पेस तो रहेगा, ऐसा तो नहीं टोटल खचाखच भर जाएंगे और बिल्कुल भी स्पेस ना रहे, थोड़ा बहुत स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर इसका टोटल वॉल्यूम V हो तो एवोगैड्रो के हिसाब से जो न्यू वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम का 2/3 होता है। टोटल वॉल्यूम का क्या होता है? 2/3। इस एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के बेस पे हम न्यूक्लियस का साइज पता लगा सकते हैं। साइज मतलब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर की रेडियस r है मान लो, तो रेडियस पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो भाई, मान लो n एवोगैड्रो नंबर n है, उस वो मोल कह रहा, मोलिक्यूल का मास m है, मोलिक्यूल का मास m है, और रेडियस एटम की r है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट n इज, क्या नंबर है? एवोगैड्रो नंबर, एवो एवोगैड्रो नंबर, m मास ऑफ मोलिक्यूल
कैपिटल एम क्या है? मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, और वी क्या मान लो? वॉल्यूम। ठीक है भैया, ये सिस्टम है। तो अगर मैं यहां बात करूं किसकी, अगर मैं यहां बात करूं वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू मास इंटू कितना होता है? एटम का वॉल्यूम स्फेरिकल शेप का होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो टोटल वॉल्यूम है ये उसका कितना है? 2/3। तो मतलब 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू एन अपॉन एम इंटू स्मॉल एम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 तो ये चल ही रहा है, चलो। अब वॉल्यूम मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। इसकी जगह पुट कर दो, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो एम जाएगा यहाँ, आर क्यूब इज इक्वल टू 2m, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ? 2m अपॉन रो एन 4 पाई, या r इज इक्वल टू 2m अपॉन 4 रो n पाई की पावर 1/3। तो यहां से आ जाएगा आराम से वैल्यू, रेडियस निकल जाएगी तुम्हारे पास एटम की, और एटम की मतलब न्यूक्लियस के साइज की आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो यार ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। बताओ, मतलब सोच देखो, उस टाइम तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे इतने, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे। तो अगर वो टेक्नोलॉजी उस टाइम होती ना, तो यार ये यूनिवर्स ही कुछ और होता, हमारी अर्थ कुछ और ही होती, बड़े हिसाब से। मतलब जने क्या से क्या खोज हो जाती है हमारे टाइम में, आज तक के टाइम में। ये देख रहे हो, ये मतलब थिंकिंग देखो उन साइंटिस्टों की कि कहां पहुंच जाते थे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यार। ये केवल कैलकुलेशन, थिंकिंग और डिसिप्लिन का नजरिया था। डिसिप्लिन, अगर लाइफ में तुम्हारी डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है, किसी चीज को करने का जोश है, आग है, तो भाई साहब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। इतना डिसिप्लिन, इतना जोश, इतना जुनून अगर तुम्हारे पास है, तो यार तुम अपने सपनों को साकार क्यों नहीं कर सकते? तुम अपने सपनों को अचीव कर सकते हो। और क्यों नहीं कर सकते? कौन नहीं कर रहा? आज फिजिक्स वाला सर है, 101 यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, कैसे बन गई भाई? क्या थे वो यार, क्या बंदा था वो? और आज कहाँ है? 1,000 रुपए के बोर्ड पे पढ़ाता था, और आज 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी। ये एक कंसिस्टेंसी की बात है ना? IITians को रख रखा है, खुद IITian नहीं है। तो ये मत समझो IIT करके ही कुछ मिलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बस गोल क्लियर होना चाहिए। IIT तो पहली सीढ़ी है, उसके बाद का गोल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में और कैसे उसको टैकल करोगे। IIT में जाकर के तुम्हें माहौल मिल जाता है बस, और कुछ नहीं होने वाला। खैर, ये बातें हो गई सारी की सारी। तो ये तो थे डिस्टेंस मेजर करने के तरीके। अब अगर हमें मास मेजर करना हो तो मास मेजर करने के भी तरीके होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मास है, जो कि केजी होती है जिसकी यूनिट, वो मास मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब मास का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है ना? तो मेजरमेंट ऑफ मास के सबसे पहले करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना? तो उसमें बात करते हैं क्या, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट किसका साइज है? लार्जेस्ट जो साइज है वो 10⁵ kg। ये किसका मास है भाई? ये है यूनिवर्स का मास हमारे। देख रहे हो यार, यूनिवर्स का मास 10⁵ kg, कितना काफी है। और ये क्या, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट किसका होगा? समझ जाओ, समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻31 kg। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। लो भाई, इतना छोटा मास कैसे मेजर करेंगे और इतना हैवी मास कैसे मेजर करेंगे? ये इनके लिए भी कुछ चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मास समझते हैं। मास का देखो, मास है दो टाइप के, एक तो इनर्शियल मास, एक ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है? जब कोई बॉडी चल रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रही है, तो वहां से उसका इनर्शियल मास निकल करके आता है। जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी चलती है, वहां तो ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं चल रही, यहाँ यदि मार करे मैं अंडर जो ग्रेविटी छोड़ दूं, तो ये जो मास है वो कौन सा मास है? ग्रेविटेशनल मास, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल या वेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो यहीं पे बात करते हैं कितने टाइप के। तो इनर्शियल मास होता है, इनर्शियल मास फर्स्ट, और सेकंड क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। ये क्या है?
व्हेन बॉडी मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से चल रही हो, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। और ये क्या, व्हेन बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, ये बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही हो तो कौन सा मास आएगा, ग्रेविटेशनल मास आएगा। और वरना ये तो है ही ऊपर इनर्शियल मास। अब इनर्शियल मास को हम देखो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास वो दिख रहा होगा, लोग साइड में तुम्हें फोटो दे रखा हो, ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस में मास को रखते हैं, उसे हल्का सा टक्से से हिलाते हैं, इस तरह से हिला देते हैं तो ऐसे वाइब्रेट करने लगती है, ऑक्सीलेट करने लगती है। जब ये ऑक्सीलेट करती है तो इसका टाइम पीरियड नोट कर लेते हैं स्टॉप वॉच में कि कितनी देर बाद ये रुकी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, दोनों तरफ स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन के, या m इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से मास आ जाएगा हमारे पास, इनर्शियल मास आ जाएगा। लो भैया, इनर्शियल मास कैलकुलेट करने का तरीका होता है ये, डेफिनेशन लिख कर उसके नीचे उतार लेना, वो फिगर बना लेना, तो साइड में दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। ये है भाई। अब ये भाई ये जो टाइम पीरियड है कैसे मेजर करेंगे भाई, स्टॉप वॉच होगी तुम्हारे पास, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन लेबोरेटरी में तुम्हारे स्कूल में समझा देंगे सर जो भी होंगे, वो उसे हल्का से पुश करते हैं, पुल करते हैं तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लगती है, कर लेता आराम से। ग्रेविटेशनल मास, अच्छा इनर्शियल मास दूसरा, वो लीवर की वजह से, देखो दूसरा फिगर भी दिख रहा होगा साइड में, लीवर की हेल्प से हम कौन से मास को मेजर करते हैं, इसी इनर्शियल मास को, है ना। तो क्या होता है इसमें, तराजू टाइप का होता है, वहां वही रखते हैं, दोनों मास रखते हैं और उसकी निब के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, मतलब चीजें हैं प्रैक्टिकली चीजें हैं, ठीक है ना। तो खैर ये मास को मेजर करने का तरीका है। अब यहाँ दो चीजें होती है, एक तो होती है मास, एक होता है वेट। मास और वेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो मास क्या होती है, मास होता है जो मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट ने कंटेन क्या है, मैटर कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो मास है और ग्रेविटी उस पर कितना पुल कर रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट वेट कहलाता है। तो यहां हम बात करेगा थोड़ी सी, इसमें बात करें मास एंड वेट में, ये मास और ये क्या होगा, वेट। तो पहली चीज क्या हो जाएगी मास में, मैटर कंटेन बाय बॉडी, मैटर कंटेन बाय बॉडी, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वैसे। डिनोट किससे करेंगे इसे, m से, इसे w से, फॉर्मूला का तो w इक्वल टू m इंटू जी। ये क्या है भाई, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। मान लो आज तुम यहां पे हो अर्थ पे, कल मून पे चले गए, बड़े एस्ट्रोनॉट बन गए, मून पे चले गए, वहां भी मास ये रहेगा इसका। हाँ वेट चेंज हो जाएगा, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अर्थ की ग्रेविटी तो जी है, लिख दी, मून की ग्रेविटी तो जी नहीं है, मून की ग्रेविटी है g/6, तो वहां चेंज हो जाएगा, वहां 6 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे तुम 1 मीटर छलांग लगा रहे हो, वहां पे 6 मीटर छलांग लगाओगे, ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं है। ये मास में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की, टाइम कैसे मेजर किया जाता है, ठीक, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो यही बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है मेजरमेंट ऑफ टाइम का, टाइम कम से कम कितना हो सकता है, टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जैसे अभी तक देखा। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, स्मॉलेस्ट टाइम है 10⁻⁻22 सेकंड। ये कौन सा टाइम है, न्यूक्लियस के साइज को पार करने का टाइम, मतलब मान लो एटम का न्यूक्लियस है, उसे पार करने में किसी भी रेडियो वेव को या किसी भी लाइट को या किसी भी सिग्नल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁻22 सेकंड। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस खुद बहुत जरा सा एलिमेंट है, कितना सा है, चुनना सही है। अब इसे पार करने में कितना टाइम लगेगा, 10⁻22। अब इसके अंदर भी करोड़ों न्यूक्लियस होंगे जरा से के अंदर, क्योंकि 10⁻22 सेकंड लगे, और इसका साइज कितना होता है 10⁻14 मीटर। और लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट होता है भाई हमारे पास 10⁻18 सेकंड। ये किसकी लाइफ है, ये सन की लाइफ है। लार्जेस्ट तो कुछ भी हो सकता है यार,
हम यहाँ सन को लेके चले, क्योंकि सन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, बस उसके बाद क्या रहेगा क्या नहीं हमें क्या मतलब है, तो सन से देखते हैं अभी। तो अब इन्हें मेजर कैसे किया जाएगा, देखो टाइम मेजर करने का सिंपल तरीका है क्लॉक, घड़ी, घड़ी से मेजर करते हैं। कोई भी चीज जो अपने आप को रिपीट करती हो बार बार, वो टाइम मेजर करने का काम आती है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 1 साल कह देते हैं हम, 1 साल में सन अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ अपने एक्सिस का अबाउट 24 आवर्स में घूमती है, क्योंकि वो उस मोशन को रिपीट कर रही है। जो घड़ी की सुई बार बार अपने मोशन को रिपीट करती है, जो चीज अपने मोशन को रिपीट करती है टाइम को मेजर करने में हेल्पफुल होती है। वैसे तो बेसिक डिवाइसेज है वो कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर, पहली चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर की वजह से टाइम को मेजर कर सकते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर की वजह से मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर की वजह से मेजर कर सकते हैं। और किससे मेजर कर सकते हैं, एटॉमिक क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक की मदद से मेजर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों के टाइम मेजर करने की टेक्निक होती है ना। तो यार ये सारा टॉपिक का सार था। अच्छा लगा कुछ भी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो लगातार आती रहेगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। बढ़िया काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने दो, तुम्हें फील ना करा देना मैंने तो नाम निशान है मेरा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।